कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम था बायशुआन, जो कि रूरू नामी लड़की की पोस्ट पर कमेंट कर रही थी। रूरू नामी लड़की को बच्चा होने वाला था और इसके लिए वो उसे गुड लक कहती है। तभी ही इतने में ऊपर इसका फियांसी आ जाता है। इस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम रूरू की पोस्ट पर कमेंट क्यों कर रही हो, इससे मुझे काफी शर्म आती है। इन्हीं बातों को लेकर उन दोनों में अब बहस शुरू हो गई थी, क्योंकि रूरू नामी लड़की को जो बच्चा पैदा होने वाला था उसका स्पर्म बायशुआन ने डोनेट किया था और ये सब कुछ उसने अपने फियांसे के कहने पर किया था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि 6 साल से वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे। अभी तक इसके फियांसे ने इसे अभी तक टच नहीं किया था, लेकिन इसका स्पर्म उसने जल्दी से रूरू नामी लड़की को डोनेट करवा दिया था। जब बायशुआन इसके बारे में अपने फियांसी से बात करती है तो उसका फियांसी इसे सपोर्ट करने की बजाय इसे कहता है कि तुम उस लड़की से जेलसी फील कर रही हो। इसे शक था कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। बाईशुआन का फियांसी उसे कहता है कि अगले महीने तो तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है, तुम मेरे ऊपर कैसे शक कर सकती हो। और इसी तरह ही इसे बुरा भला कहकर वो वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद ही पीछे से इस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। 1 महीने के बाद इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब ये बिल्कुल भी शादी करने के मूड में नहीं थी। तभी जी हमें अपने पास्ट के बारे में बताती है। जब ये स्कूल में पढ़ती थी तभी इसकी क्लास में आग लग गई थी। डोर लॉक था, ये बाहर नहीं निकल पा रही थी। ये वहीं बेहोश हो जाती है। एक लड़का आता है जो कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो देखती है कि इसके सामने हु मिंग शुआन नामी लड़का बैठा है। इसे लगता है कि इसी लड़के ने इसकी जान बचाई। अब उसके इस काम की वजह से इसे उससे प्यार हो गया था। इवन ये अपने पेरेंट्स को भी कहती है कि ये उसके साथ ही शादी करेगी। इसके पेरेंट्स इसे बहुत समझाते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं है, लेकिन ये उनकी एक तक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और आज एग्जैक्टली उसे अपने पेरेंट्स की बातें याद आ रही थी कि उसके पेरेंट्स उस लड़के के बारे में बिल्कुल सही कह रहे थे। वो फिर इसी बात को लेकर एक पोस्ट भी करती है जिसमें कहती है कि अगले महीने जो उसकी एंगेजमेंट होने वाली है वो इसे कैंसिल कर देगी। नीचे फिर लोग पोस्ट करने लग जाते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पिछले 6 सालों से तुम मिंग शुआन के साथ रह रही हो, अचानक से तुम अपना फैसला कैसे बदल सकती हो? जरूर कोई मजाक चल रहा है। कि तभी इतने में इसे किसी लड़के की कॉल आ जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने उस दिन इसकी जान बचाई थी। वो इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके लिए कोई खास शर्तें भी नहीं रखता। काल के कटने के बाद ये बात बाईशुआन को काफी अजीब लगती है, लेकिन अब इसने भी जिद बना ली थी कि अगर इसका फियांसी इस स्पर्म किसी और को डोनेट कर सकता है तो ये भी अपने लिए किसी और ग्रूम को ढूंढ सकती है। इसका एक पप्पी था, ये फिर उसके साथ खेलने लग जाती है और उसे कहती है कि अब हम और तुम ही रह गए हैं। कि तभी फिर से इसका फियांसी आ जाता है और इसे आते साथ ही कहता है कि देखो रूरू का बच्चा पैदा होने वाला है, तब तक हम अपने इस एंगेजमेंट की सेरेमनी को कैंसिल कर देते हैं। बाईशुआन भी तो ऐसा ही चाहती थी, तो आगे से उसे कोई खास रिएक्ट नहीं देती और कहती है कि जैसा तुम चाहो। इतना सुनना ही था कि मिंग शुआन को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि 6 साल से वो उससे प्यार करती थी और अब बिल्कुल ही ये बात सुनकर रिएक्ट नहीं करेगी। वो उसे पूरी तसल्ली देता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। और वो उसे ये भी कहता है कि पेरेंट्स के साथ उसकी एक मुलाकात होने वाली है और तुम मेरे साथ चलना और उन्हें ये सारी बातें एक्सप्लेन कर देना। ये फिर अपने पपी को उठाते हुए वहां से जाते हुए कहती है कि ठीक है, तुम जैसा चाहो। मिंग शुआन तो इतना सुनते साथ ही काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और इसी के साथ ही फिर अब वो दिन आ गया था जब इसकी मुलाकात मिंग शुआन के पेरेंट्स के साथ होनी थी। बाहर बारिश काफी तेज थी जिसकी वजह से भीग गई थी। फिर ऊपर से मिंग शुआन गाड़ी लेकर आ जाता है। ये जैसे ही गाड़ी में बैठने लगती है तो रूरू आगे बैठी थी। इस पर बाई शुआन मिंग शुआन को कहती है कि तुम्हें तो आज अपने पेरेंट्स को मिलने जाना था ना मुझे लेकर, तो तुम इसे अपने साथ क्यों लिए फिर रहे हो? रूरू आगे से बताती है कि असल में मेरी कुछ फ्रेंड्स आ गई थी, बस मिल नहीं रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही जाकर उन्हें पिक कर लूं। और अब जैसा कि मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़ने के लिए जा रही हूँ, बारिश तेज हो रही है तो तुम टैक्सी लेकर चली जाओ। मिंग शुआन भी रूरू की इस बात से एग्री करता है और वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद ये पीछे बारिश से तो भीगी रही थी,
लेकिन ये बात भी वो अच्छे से समझ चुकी थी कि कभी भी मिंग शुआन ने इससे प्यार नहीं किया था। अगर वो इससे प्यार करता तो आज इसे अकेला ना छोड़ता। कि इतने में फिर उसे उसके डैड के बटलर की कॉल आ जाती है। बटलर उसे यही कहता है कि एग्रीमेंट को 3 साल हो चुके हैं। क्या तुम अभी भी मिंग शुआन के साथ रहना चाहोगी या फिर अपनी फैमिली में वापस आना चाहोगी? बाय शुआन बटलर को कहती है कि हाँ, मेरे डैड को बता दो, मैं वापस आऊंगी। मैं उस वक़्त बिल्कुल गलत थी, वो बिल्कुल ठीक थे। मुझे अब कुछ चीज़ों को सेटल करना है, जैसे सेटल करूँगी वापस आ जाऊँगी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं ये पानी पी रही थी। ऊपर से मिंग शुआन आ जाता है और उसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि गाड़ी में जगह जो नहीं थी। और इसे मनाने के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आता है ताकि इससे वो खुश हो जाए। इन 6 सालों में उसने कभी उसे गिफ्ट नहीं दिया था। आज गिफ्ट पाकर वो अंदर ही अंदर थोड़ी-सी खुश हो जाती है कि तभी फिर उससे एक पोस्ट नज़र आती है। उस पोस्ट को डालने वाली कोई और नहीं बल्कि रूरू थी। रूरू को मिंग शुआन ने जो गिफ्ट लेकर दिया था वो डायमंड नेकलेस था जो 1,80,000 का आया था। तभी से पास्ट की बात याद आती है कि उसे वही नेकलेस पसंद आया था। जब मिंग शुआन से उसे खरीदने का कहती है तो मिंग शुआन कहता है ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकता। और इस बात को लेकर उसे हैरानी होती है क्योंकि वो नेकलेस उस वक्त 8,000 का था। उस वक्त तो महंगा लग रहा था, अब 1,80,000 का तो बेच दिया लेकिन इसे महंगा नहीं लगा। तभी ये पोस्ट को मजीद चेक करती है तो उसे मालूम होता है जो गिफ्ट मिंग शुआन ने इसे दिया है वो असल में उन्हें फ्री में मिला था। इसी बीच में इसकी तबीयत खराब होने लगती है तो मिंग शुआन उसे सहारा देता है। ये अपने मन ही मन में कहती है कि जब मैं चली जाऊंगी ना तो फिर तुम अपनी अय्याशी जो भी करनी है वो खूब से करना। और उसे पीछे हटाते हुए वहां से चली जाती है। इसके वहां से जाने के बाद मिंग शुआन खुद से कहता है कि कल से अब तक इसने अभी तक मुझसे एक बात तक नहीं की, कुछ तो गड़बड़ है। ये फिर अपने रूम में जाकर मिस्टर लू को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं अपनी जॉब से रिजाइन दे रही हूँ। अगले दिन अपना सामान समेटने के लिए जैसे ही वो गई थी कि तभी मिस्टर लू इसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि इस दिन का तुमने कब से वेट किया था। तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूव होने ही वाला था कि तुमने पहले ही रिजाइन कर दिया। ये मिस्टर लू को बताती हैं कि अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तभी मिस्टर लू से कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं भी अच्छे से जानता हूँ तुमने मिंग छुआन की सब में कितनी मदद की थी। अगर तुम ना होती तो आज वो जिस मकाम पर है इस मकाम पर कभी भी ना पहुंच सकता। मिस्टर लू की ये बातें सुनते साथ ही बाई शुआन भी मन ही मन में कहती है उस वक्त मैं पगली जो थी जो उसकी मदद कर रही थी, अब मैं उसे जान चुकी हूँ तो अब भला मैं उसकी मदद क्यों करूंगी, जो होना था वो सो हो चुका। इसी के साथ ही मिस्टर लू को थैंक्स कहने के बाद अपना सामान लेने के बाद वहां से चली जाती है। ये जैसे ही घर आई थी तभी देखती है कि एक औरत के जूते पड़े हैं जो कि इसके नहीं थे। ये अपने रूम में जाती है, वहां पर रूरू बैठी थी। ये फिर रूरू पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी परमिशन के बगैर तुम मेरे रूम में आओ। के ऊपर से मिंग शुआन आ जाता है और वो रूरू की साइड लेते हुए कहता है बाहर बारिश हो रही थी, ये भीग चुकी थी, तो मैं इसे इधर ले आया था कि कपड़े चेंज कर सके, तो तुम इसके ऊपर इतना क्यों गुस्सा कर रही हो। बाय शुआन मिंग शुआन को कहती है कि मुझे इस बात का एतराज नहीं है कि तुम इसे घर लेकर आए, लेकिन वो मेरी चीजें इस्तेमाल कर रही है, मुझे इस बात को लेकर एतराज है। तो तभी वो उसे कहता है कि कपड़े ही तो हैं, तो मैं नए लेके दे दूंगा। बाय शोहन की उनकी बातों पर गौर नहीं करती। उसे तो अपने पेट दूधू की फिक्र होने लग जाती है क्योंकि घर आई थी तो वो उसे कहीं नजर नहीं आया था। ये घर में इधर उधर ढूंढती है तो इसे दूधू कहीं नजर नहीं आ रहा था। मिंग शुआन से वो उसके बारे में पूछती है कि दूधू कहाँ है तो वो उसे नीचे की तरफ इशारा करता है। ये एक रूम में गई थी, वहां पर दूधू इंजर्ड पड़ा था। ये फिर उसे उठाकर मिंग शुआन के पास जाती है और उसे कहती है कि बताओ तो इसे किसने चोट पहुंचाई। मिंग शुआन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब हम घर आए तो तुम्हें पता है ना कि ये हमें काटता है, तो मैंने सिर्फ इसे लाश से पीछे किया था। लेकिन दूधू को जो चोटें लगी थी उसे देखकर ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा था कि ये सिर्फ लाश से पीछे करने की वजह से इतनी गहरी चोट लग गई। रूरू कहती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझे कुत्तों से डर लगता था तो इसलिए मैंने इसे कुछ पंचेस मारे। बायशवान कहती है कि अगर तुम्हें कुत्तों से डर लगता है तो तुम्हें इस घर आने की जरूरत ही क्या थी। मिंग शुआन इसकी साइड लेने की बजाय रूरू की साइड लेते हुए गुस्सा करते हुए कहता है कि कुत्ता ही तो है, तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है।
बाईशुआन उसे कहती है कि तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरी फैमिली है, कब से मेरे साथ रह रहा है। आगे से मिंगशुआन कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि रूरू प्रेग्नेंट है, ये उसे तंग कर रहा था। बाईशुआन उसे कहती है कि मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। ये मेरा घर है, मेरे कपड़े थे जो इसने पहने हुए हैं, सारी चीजें मेरी इस्तेमाल कर रही है, भला ऐसे कैसे कर सकती है वो। रूरू इसमें मासूम बनने की कोशिश करती है और उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों मेरी वजह से झगड़ो मत, इसमें मेरी ही गलती है। उसके मासूम बनने का ये नाटक देखते साथ ही बाईशुआन उसके फेस पे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। मिंगशुआन गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इसे थप्पड़ कैसे मार सकती हो? तुम्हें पता है ना कि वो प्रेग्नेंट है। अगर इसकी वजह से उसे कोई नुकसान हो गया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। बाईशवान उसे कहती है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो तुम मेरा घर छोड़ जाओ और इसे अपने साथ लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मिंगशुआन रूरू को इशारा करता है कि चलो बाहर चलते हैं। रूरू वहां से जाने से पहले इसे बता जाती है कि मैंने तुम्हारे डॉगी को जानबूझ के मारा था। मिंगशुआन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है कि तभी एक बंदा बड़ा सा पैकेज लेकर आया था और उसे कहता है कि क्या बाईशुआन इधर रहती है? उसके हस्बैंड होने वाले हस्बैंड ने इसे भेजा है। जब मिंग शुआन को ये बात पता चलती है, इसी के साथ ही वो शॉक्ड रह जाता है और वो उस पैकेज को लेकर अंदर ले जाते हुए उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे बताओ तुम्हारा होने वाला हस्बैंड कौन है जो तुम्हें गिफ्ट भेज रहा है। तभी से याद आता है कि ये तो वही काल वाला बंदा है जिसने मुझे पैकेज भेजा है। अब तो उसे अपने लेने के देने पड़ गए थे। वो फिर इसे समझाते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें किसी और बंदे की तलाश करने की जरूरत नहीं है। साइड में खड़ी हुई रूरू मिंग चुआन को कहती है कि ये कोई प्रैंक होगा क्योंकि हम भी अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करते रहते हैं। मिंग चुआन इतना सुनते साथ ही उसे कहता है कि देखो वो तुम्हारा फ्रेंड होगा, प्रैंक भी कर रहा होगा, लेकिन उसे कहो कि वो अपनी लिमिट में रहकर प्रैंक करे। और इतना समझाने के बाद ही रूरू के साथ वहां से चला गया था। उनके जाने के बाद ये इस पैकेज को देखती है, वहां पर एक लेटर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं 3 दिनों में तुम्हें आकर पिक कर लूंगा। ये फिर अपनी दोस्त को कॉल करती है और उससे मिलने का कहती है। जैसे ही दोस्त ने मिलने के लिए गई थी तो उसने बता देती है कि मिंग शुआन के साथ मैं शादी नहीं करने वाली। तो उसकी दोस्त खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ हाँ तुमने सही किया क्योंकि वो तुम्हारे लायक भी नहीं था। मिंग शुआन जितना सुनते साथ ही मन ही मन में सोचती है, बाकी सभी को नजर आ गया था कि वो मेरे लायक नहीं है तो मुझे ही क्यों नहीं पता चला, शायद प्यार में अंधी हो गई थी। तभी ऊपर से मिंग शुआन रूरू के साथ आ जाता है और कहते हैं कि तुम दोनों कौन सी बातें कर रहे हो। जबकि ये दोनों इस बात से हैरान थे कि वो रूरू को लेकर इस रेस्टोरेंट में आ गया था। मिंग शुआन तो बाय शुआन को ये कह रहा था, लगता है कि तुम हर रोज यहाँ पर अपनी दोस्त से मिलने के लिए आती हो, मेरे खिलाफ बातें करती हो। वो उसका हाथ पकड़ने लगता है लेकिन वो उसे अपना हाथ पकड़ने नहीं देती और अपनी दोस्त को कहती है कि जब मेरी शादी होगी तुम मेरी बेस्टी बनोगी। और इतना कहते साथ ही वो वहां से चली गई थी। मिंग शुआन और रूरू भी फिर इसी के पीछे रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। कुछ गुंडे लोगों ने इन्हें घेर लिया था। रूरू ने कुछ पैसे बैक करने थे तो वो पैसे वापस नहीं कर पा रही थी और वो गुंडे लोग उससे पैसे निकलवाने के लिए आए थे और इसके लिए वो रूरू को पकड़ भी लेते हैं। कि तभी मिंग शुआन कहता है कि रूरू जिसे तुम समझ रहे हो ये नहीं है, और वो अपनी फियांसी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये जो बाय शुआन है ना, ये असल में रूरू है, इसने तुम्हारे पैसे पे करने हैं। और इसी के साथ मिंग शुआन उसे समझाते हुए कहता है, मेरी बात सुनो, तुम रूरू होने का दिखावा करो, रूरू प्रेग्नेंट है, अगर वो उसकी पिटाई करेंगे तो इससे उसे नुकसान हो सकता है। उन्हें वैसे भी पैसे चाहिए, इसके अलावा वो क्या ही कर सकते हैं, हाँ थोड़ी बहुत तुम्हारी पिटाई कर सकते हैं तो तुम वो सह लेना और मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलवा दूंगा। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ये तो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वही गुंडा कहता है, तुम दोनों की बातें हो गई, और मिंग शुआन के फेस पे एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम भला किस किस्म के मर्द हो। वो गुंडा उसे सबक सिखाने ही वाला था, उससे वो डंडा मारने लगता है कि तभी आगे से मिंग शुआन की फियांसी आ जाती है जिसे उसे चोट लग गई थी। और इतने में ऊपर से पुलिस वाले लोग भी आ जाते हैं और आकर उन गुंडे लोगों को पकड़ लेते हैं। वो डंडा बाय शुआन के सर के ऊपर लगा था जिसकी वजह से इसके सर में दर्द हो रहा था। मिंग शुआन की उसकी फिक्र होने ही लगती है कि रूरू ऐसा बहाना करती है कि उसके पाँव का एंकल मुड़ गया, तो वो फिर उसे उठाकर वहां से चला गया था। ये वहीं पर अकेली रह जाती है। ये फिर कहती है कि मिंग शुआन चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। कि तभी मिंग शुआन उसे कहता है कि देखो तुम्हें पता है ना कि ये प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे इसकी फिक्र हो रही है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ तो तुम इतनी जेलस क्यों फील कर रही हो।
तभी फिर रूरू भी इसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा इलाज होना तुम्हारे से ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम्हारा दिल क्या नरम नहीं है? मिंग शुआन भी उसे कहता है कि देखो यार, अगर इसका बच्चा नहीं पैदा होता, तो मैं तुमसे वैसे भी शादी नहीं करूँगा, तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। उसके जाने के बाद ये पीछे से मन ही मन में कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन एक हफ्ते बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और घर जाने के बाद जितने भी पुराने मिंग शुआन के साथ इसके फोटोज थे सभी को जला देती है। ऊपर से फिर मिंग शुआन आ जाता है और उसे कहने लग जाता है कि उस वक्त मैं गुस्से में था तो शादी के बारे में कह दिया कि तुमसे नहीं करूंगा। वैसे भी मैं कंपनसेशन के तौर पर तुमसे शादी जरूर करूंगा। ये आगे से उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देते और ये बात मिंग शुआन को काफी अजीब लगती है। और ये फिर उसे कह ही देता है कि पहले तुम शादी के लिए कितनी एक्साइटेड हुआ करती थी, अब क्या हुआ, सारी एक्साइटमेंट खत्म क्यों हो गई? आगे से भाई शुआन उसे कहती है कि 3 दिन अभी शादी में पड़े हैं ना, मैं देख लूंगा कि शादी वाले दिन तुम क्या करते हो। अब इसकी शादी वाला दिन आ चुका था और अभी तक मिंग शुआन नहीं पहुंचा था। और काफी देर के बाद ही वो अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है और बहाना बनाता है कि रात को देर तक जागने की वजह से दिन में आंख लगी रही। ये कहती है कि चलो कोई बात नहीं, देर से सही तुम आए तो सही। कि तभी उतने में फिर उसे रूरू की कॉल आ जाती है जो कि कहती है कि मेरे स्टोमच में दर्द हो रहा है, जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ। ये वहां से जाने लगता है कि पीछे से उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए? मिंग शुआन इतना सुनते साथ ही शाओ शाओ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये मेरा और मेरी फियांसी का मामला है, तुम इसमें ना ही पड़ो तो सही रहेगा। शाओ शाओ को भी आगे से गुस्सा आ गया था, तो उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए उसकी फ्रेंड कहती है कि मिंग शुआन तुम चले जाओ, मैं वैसे भी तुम्हें जो काम करना तुम करो, मैं अपना देखूंगी कि मैंने क्या करना है। तभी मिंग शुआन इसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि मैं रूरू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा लूं, उसकी सेफ्टी को कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे से शादी करने के लिए आ जाऊंगा। उसके जाने के बाद शाओ शाओ कहती है कि तुम इसे कैसे सह लेती हो? भाई शुआन कहती है कि अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है, अगर उसे मुझ में और रूरू में किसी को बचाना हो तो वो रूरू को बचाएगा। और ये अपनी दोस्त को कहती है कि तुम फिलहाल वेडिंग हॉल में चली जाओ और मेरे जो फैमिली के लोग आए हैं उनसे मिलो जिलो, मैं अभी आती हूँ। फिर वो अपने उसी दोस्त को कॉल मिलाती है और कहती है कि 5 मिनट के अंदर अंदर तुम मेरे से शादी करने के लिए पहुंच जाओ। और ये फिर अपने घर जाकर सामान वगैरह पैक करती है और जिस घर में इसने इतना अरसा गुजारा था उसे आखिरी बार देखती है और मिंग शुआन के लिए एक लेटर भी छोड़ देती है। और जैसे ही उस घर से बाहर आई थी तो वही लड़का इसे पिक करने के लिए पहुंच आया था। और उधर हम मिंग शुआन और रूरू को देखते हैं। रूरू से कहती है कि आज तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी होने वाली थी ना, तो तुम मेरे साथ क्यों आ गए? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बाय शुआन इसके लिए तुम्हें ब्लेम करेगी? आगे से वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी मुझे सबसे ज्यादा टेंशन है, मुझे सारी चीजों को क्लियर कर दूं तो शादी तो मैं बाद में भी कर लूंगा। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर गू बाई श्वान को कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? वो उसे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से ही मैं तुम्हारे लेक्चर वगैरह सुना करती थी और तुम मेरे सीनियर थे। यह भी उसे सीनियर गू के नाम से पुकार रही थी। कि तभी फिर गू उसे कहता है कि तुम मुझे गू चैंग के नाम से पुकार सकती हो, अब सीनियर कहना बंद भी करो। कि तभी रास्ते में इन दोनों की गाड़ियां टकरा जाती हैं। आसपास से जो गुजरी थी एक दूसरे को देख लेते हैं। फिर रूरू उसे समझाती है कि तुम्हारा कोई वहम होगा। वो भी मन ही मन में कहता है कि हाँ हाँ, मुझे भी लगता है मिंग शुआन मैं मेरा तो वो वेट कर रही होगी। गू चैंग उधर जैसे ही बा शुआन को वेडिंग हॉल के बाहर लेकर पहुंचा था, तभी वो इशारा करता है कुछ लोग काफी सारा सामान लेकर आ गए थे, क्योंकि वो उसे शादी से पहले ये सारा सामान देना चाहता था और कहता है कि शादी के बाद इसका 10 गुना मैं तुम्हें दूंगा। भाई शिवान उसे समझाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और ये उसे ये भी कहती है कि मैंने तो सिर्फ ग्रूम को चेंज किया है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ऊपर से मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से भी नहीं मिलवाया, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। कि तभी इसके डैड आ जाते हैं और वो काफी खुश दिखाई दे रहे थे और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी के बारे में गू चैंग ने मुझे बता दिया था। और वो उसे ये भी कहते हैं कि इस दफा तुमने अच्छे बंदे को चूज किया है, मुझे गू चैंग पसंद है। उधर हम मिंग चौहान को देखते हैं जो कि घर पहुंचा था तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कि तभी टेबल पर उसे लेटर दिखाई देता है जो कि बाई शुआन ने उसके लिए छोड़ा था। उस लेटर को पढ़ता है तो यही लिखा हुआ था कि अब से हमारा रिश्ता खत्म। इस बात पर पहले तो उसे यकीन नहीं आता, फिर उसे उस दिन की बात याद आ जाती है जब ये बैठे हुए सारे फोटोज को जला रही थी।
और इसी के साथ ही मिंग चुआन खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि वो मुझे नहीं छोड़ सकती, ये ज़रूर एक गलतफ़हमी है। तुमने जो लेटर भी भेजा है ना, वो मुझे पक्का पता है कि तुम सिर्फ़ मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। 2 दिनों के बाद ही तुम मेरे पास वापस लौट आओगी। जबकि उधर हम बाई शुआन को देखते हैं जो कि सोफ़े के ऊपर सो रही थी। तभी गू चैंग आ जाता है। इसे देखते साथ ही उसकी आँख खुल जाती है। ये फिर उसके पाँव धोने लगता है ताकि इससे उसकी जो भी थकावट है वो दूर हो जाए। और ये उसे समझाता भी है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, यही मेरा फर्ज है। तो तभी इस पर भाई श्वान को पास्ट की बात याद आ जाती है। जब ये चलने की वजह से काफी थक गई थी, मिंग शुआन को अपने कंधे पर उठाने का कहती है। तो मिंग शुआन आगे से इसे कंधे से उठाने से मना कर देता है। और प्रेजेंट के सीन में उसका हस्बैंड उसका ख्याल रख रहा था, इस बात को लेकर काफी खुश हो जाती है। तो उधर हम मिंग शुआन को देखते हैं जो कि काम कर रहा था। तभी उसकी नज़र चेयर पर पड़ती है और वो इस बात को लेकर हैरान था कि कभी भी इतनी छुट्टी तो भाई श्वान ने नहीं की थी। उसे क्या हुआ, वो छुट्टी क्यों कर रही है? कि ऊपर से मिस्टर लू आ जाते हैं और जब उसे बताते हैं कि उसने तो रिजाइन कर दिया। ये बात काफी शॉकिंग थी। वो तो बस इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा था कि मिस्टर लू से कहते हैं कि प्रोजेक्ट को अब सभी लोगों को दिखाना हुआ, एक कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो तुम इस प्रोजेक्ट को अब सीरियसली लेना। ये अब इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा सा घबरा गया था, तो ऊपर से झूठी तसल्ली देते हुए कहता है कि डीन आप फिक्र मत करें। डीन के जाने के बाद खुद से कहता है कि मुझे तो उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, सब कुछ तो मेरी फियांसी हैंडल करती थी। और वैसे भी इसे अभी भी लग रहा था कि शायद वो बिजनेस ट्रिप पर गई है, उसे ये नहीं पता था कि वो तो शादी भी कर चुकी है। और इसे अभी भी लग रहा था कि 2-3 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएगी, अगर ना आई तो फिर मुझे ब्लेम नहीं करेगी जो मैं उसके ऊपर गुस्सा करूंगा। तभी ये फिर वही चैट पर पोस्ट करता है कि अब मैं सिंगल हो चुका हूँ। ये सब कुछ वो इसलिए करता है कि ताकि जब जैसे ही बारिश वानी से देखेगी और उसे पता चलेगा कि मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, तो भागते हुए मेरे पाँव में आकर गिरेगी। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम गू मिंग को देखते हैं जो कि बाई शुआन को लेकर एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। असल में उसने प्रोफेसर मिंग को बुला लिया था। प्रोफेसर मिंग को देखते साथ ही बाई शुआन काफी खुश हो जाती है। गू मिंग फिर उसे बताता है कि देखो बाई शुआन, मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में रीड किया। तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी अच्छा है और तुम तो जानती हो कि प्रोफेसर मेंग एक साइंटिस्ट भी हैं, तो तुम वो प्रोजेक्ट इनके साथ शेयर कर सकती हो। प्रोफेसर मिंगू से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जब तुम स्कूल में पढ़ती थी तुम काफी जोशीली हुआ करती थी, क्या तुम में अभी भी वो जोश बाकी बचा हुआ है? ये खुश हो जाती है क्योंकि अभी से काम जो मिल गया था और कहती है कि हाँ हाँ, जब तक आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे में जोश बाकी रहेगा। और इसी के साथ ही मन ही मन में कहती है कि गू चैंग तो बहुत अच्छा है, पिछले 6 सालों से मैं जिस अजियत से गुजर रही थी वो अब सब कुछ खत्म हो गया। जबकि दूसरी तरफ अब मिंग शुआन को परेशानी होना शुरू हो जाती है। इसको पोस्ट किए हुए कुछ घंटे हो गए थे लेकिन अभी तक बाई शुआन ने कोई रिप्लाई नहीं किया था, तो इस बात को लेकर उसे चिंता हो रही थी। इसे तभी कॉल आती है, लगता है कि शायद बाई शुआन की कॉल होगी, लेकिन वो तो रूरू की कॉल थी। ये जैसे ही कॉल को अटेंड करता है तो रूरू से कहती है कि मेरा बच्चा मिस कैरेज हो गया है। इस बात को परेशानी के साथ लेते हुए वो जल्दी से उससे मिलने के लिए पहुंचता है। तभी से मालूम होता है इसके लिए रूरू ने एक सरप्राइज किया था, क्योंकि अब ये सिंगल जो हो चुका था तो उसने बाकी भी कुछ दोस्तों को बुला लिया था और इसके सिंगल होने पर खुशियां मना रहे थे। मिंग शुआन को काफी गुस्सा आ जाता है, उन लोगों को कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं सिंगल हुआ हूँ? वो जो पोस्ट मैंने की थी वो तो सिर्फ मजाक में की है, उसके डबल मीनिंग है। असल में मैं शादी में कल नहीं गया तो उससे नाराज हो गई थी, इसलिए मैंने पोस्ट लगाई ताकि वो मेरे पास वापस आ सके। और वो रूरू पर भी गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि तुम्हें मेरे से ये मजाक नहीं करना चाहिए था, मुझे काफी टेंशन हुई थी, अगर तुमने अब से दोबारा ऐसा मजाक किया तो फिर मैं तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। रूरू तो इतना सुनते साथ ही इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मुझे भला क्या पता था, मुझे तो लगा कि आप सिंगल हो गए हैं। उसे रोता देखते साथ ही मिंग शुआन भी अब कहता है कि हाँ भला मैं इसके ऊपर क्यों गुस्सा करने लगा, इसमें तो इसकी कोई गलती नहीं है। और वो इसके लिए रूरू को सॉरी भी कहता है। अब ये लोग इकट्ठे बैठे थे तो इसके दोस्त मिंग शुआन को कहते हैं कि तुम्हें उसे मैसेज करना चाहिए, जो भी तुम्हारे दोनों के दरमियान झगड़ा चल रहा है उस झगड़े को खत्म करना चाहिए। ये फिर जैसे उसे मैसेज करने लगता है तो इसे मालूम होता है कि उसने तो इसे ब्लॉक कर दिया। और इस पर उसके दोस्त भी उसे बताने लग जाते हैं कि अब तो हमें भी लगने लग गया कि वो सच में तुम्हें नापसंद करने लगी है। रूरू भी कहने लग जाती है कि इसमें मेरी गलती है, उस दिन अगर मेरे स्टोमच में दर्द ना होता, तुम मुझे हॉस्पिटल न लेकर जाते तो तुम दोनों की शादी हो चुकी होती। मिंग शुआन उसे कहता है कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी भला क्या गलती है?
मैं तो उससे माफ़ी माँग ही लेता, उसने पता नहीं मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया है, लगता है उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। वो तो अभी ट्रिप पर एन्जॉय कर रही है, लेकिन जैसे ही ट्रिप से वापस आएगी ना, तो वो मेरे से माफ़ी ज़रूर माँगेगी। रूरू ये सुनते साथ ही मन ही मन में खुश हो जाती है और कहती है कि पिछले 6 सालों से मैं इसे मैनिपुलेट कर रही हूँ। मुझे तो बस यही भरोसा है, अगर उसे वहाँ पर कुछ हो जाए, मेरी बला से मर ही जाए परे। अब रात का वक़्त था, मिंग शुआन को फ़ीवर हुआ हुआ था। तभी ये बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को कॉल मिलाता है, तो उसका दोस्त कहता है कि मेरी सुबह फ्लाइट है, मैं नहीं आ सकता। इसी के साथ ही ये फिर रूरू को कॉल मिलाता है और उससे कहता है मुझे बुखार है, तुम मुझे देखने के लिए आ जाओ ना। रूरू कहती है कि तुम थोड़ा-सा और सो लो, बुखार खुद ही चला जाएगा, कल मैं तुमसे बात करूँगी। इतना कहते साथ ही कॉल काट देती है। तभी से याद आता है कि जब बायशुआन इसके साथ हुआ करती थी, इससे बुखार होता था, तो वो रात भर जाग कर इसका ख्याल रखती थी। जब तक इसे आराम नहीं आता था, उसे भी खुशी नहीं होती थी। जैसे ही फिर इसका फीवर उतर जाता था, वो काफ़ी खुश हो जाया करती थी। अब इसे अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है कि वो उसके साथ कितना अच्छा थी, लेकिन ये उसके साथ कभी भी अच्छे से पेश नहीं आया था। अब 1 महीने के बाद ये अपने ऑफ़िस में बैठा था, तो यही सोच रहा था कि एक इतना लंबा ट्रिप हो गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? ऊपर से इसका डीन आ जाता है, आते साथ ही इसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और उसे कहता है कि कंपटीशन के लिए तुमने इसी प्रोजेक्ट को चूज़ किया, तुम्हें पता है ना कि ये तो बच्चों का काम है। ये कुछ बहाने बनाता है, लेकिन डीन को कोई भी बहाने नहीं सुनना थे। डीन उसे ये भी कहते हैं कि अब तो तुम अपना प्रमोशन भूल ही जाओ और उसे ये भी कहते हैं कि अगले महीने एक और कंपटीशन होने वाला है, तुम्हें प्रोजेक्ट को पेश करना है। उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जाकर उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाओ। डीन के जाने के बाद इसे गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि तुम कहाँ चली गई भाईशुआन। तभी ये फिर उसकी दोस्त श्याओ से मिलने के लिए पहुंच जाता है और उसे कहता है कि बताओ तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है, 1 महीना हो गया कोई राब्ता भी नहीं किया। और वो उसे ये समझाता है कि भला 1 महीने के लिए कौन ट्रिप पर जाता है, जल्दी से मेरे पास वापस आ जाए, वरना फिर मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। तभी श्याओ उसे बताती है कि तुम्हें किसने कहा कि वो ट्रिप पर गई हुई है। मिंग शुआन उसे कहता है कि वो ट्रिप पर ही गई हुई है ना, इसके अलावा वो कहाँ जा सकती है। उसने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, मेरे ख्याल में वो अपने पेरेंट्स के साथ घूम फिर रही है। श्याओ से कहती है कि लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, पिछले ही महीने उसने शादी कर ली थी। मिंग चुआन तो ये सुनते साथ ही शॉक्ड रह जाता है। ये गुस्से से फिर लाल पीला होते हुए कहता है कि वो तो मुझसे प्यार करती थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी और के साथ शादी कर ले। और अगर उसने किसी के साथ शादी कर भी लिया तो मुझे उस बंदे का नाम बताओ कि वो बंदा कौन है। तो श्याओ से कहती है कि मैं भला उसके बारे में तुम्हें क्यों बताऊं, वो एक अच्छा बंदा है, उसका ख्याल रख रहा है। तुम तो अपनी सिस्टर रूरू के पास चले जाओ और उसी के साथ चिपके रहो। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जब अगले कंपटीशन की तैयारी हो रही थी। ये फिर रूरू के साथ उसमें चला जाता है और कहता है कि पिछला तो प्रोजेक्ट मेरा काफ़ी ख़राब रहा था, लेकिन इसमें पूरी कोशिश करूँगा अच्छे कनेक्शन बिल्ड करने की। कि तभी फिर अनाउंसर आती है और कहती है कि यंगेस्ट रिसर्चर अब वो स्पीच करेंगी और उसका नाम है बाइशुआन। रूरू बाइशुआन का नाम सुनते साथ ही मिंग शुआन से पूछते हैं कि क्या वो। तो इस पर मिंग शुआन उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें तो पता है कि पिछले कुछ कामों में उसने मेरी थोड़ी बहुत सी मदद की थी और अब शायद वो अपनी फैमिली की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। बाइशुआन जैसे स्टेज पर पहुंची थी और अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताने लगती हैं, तो बाइशुआन को देखते साथ ही मिंग शुआन के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन भी नहीं आ रहा था कि उसकी जैसे स्पीच खत्म हुई थी कि तभी ही वो दोनों भागकर उसके पास जाते हैं। मिंग शुआन उसे कहता है कि क्या तुमने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया, क्या ये सब कुछ पैसे मैटर करते थे इस सब में। और ये फिर उसे अपने साथ चलने का कहता है कि तभी फिर वो उसका हाथ झटक कर कहती है कि तुम मेरे साथ अब ये क्यों रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, हम दोनों का सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। खैर अब उन लोगों में बहस चल ही रही थी कि तभी ऊपर से गू में चैंग भी आ जाता है और आते साथ ही अपनी वाइफ के साथ चिपकते हुए उसे कांग्रेचुलेट कहता है। मिंग शुआन को पता चलता है कि गू चैंग इसका हस्बैंड है, तो उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो, हम इन बातों को सुलझा लेंगे, लेकिन वो उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। और ये फिर उसे अपनी वेडिंग रिंग भी दिखाती है, कहते हैं अब तुम्हें यकीन हो गया। तो तभी मिंग शुआन गुस्से से लाल पीला होते हुए उसे कहता है कि पिछले 6 सालों से तुम मेरे साथ थी, शादी करना चाहती थी, और तुम भला इसके साथ कैसे शादी कर सकती हो। मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि तुम इससे डाइवोर्स ले लो। पिछले 6 सालों से तुमने जो वक्त मेरे साथ गुजारा था, उस वक्त को याद करके मैं तुम्हारे से शादी के लिए राजी हूँ, वरना फिर मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन बाय शॉन को इन सारी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे जानने से फिर भी मना कर देती है।
मिंगशुआन गुस्से से कहता है कि देखो हम 6 साल तक साथ रहे। तुम शादी के लिए एक्साइटेड थी, मैं बस इस शादी के दिन नहीं आया इसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। खैर अभी भी उन दोनों में काफी देर तक ऐसे ही बहस चलती रहती है कि गू चैंग भी फिर बीच में बोलते हुए कहता है कि देखो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि गू चैंग का इस शहर में कितना बड़ा नाम है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इतना बर्बाद करूंगा कि तुम दोबारा से अपने पाँव के ऊपर खड़ा भी नहीं हो पाओगे। वो दोनों वैसे वहां से जाते हैं कि अब तो इस सब की वजह से मिंग शुआन को भरोसा हो गया था कि बाई शुआन ने उसे सच में छोड़ दिया है। वो उसके पीछे जानना चाहता था कि रू कहती है कि मेरे स्टोमच में दर्द हो रहा है, तो ये फिर उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर फिर मिंग शुआन को बचाता है कि तुम अपने इस मेडिकल रिसोर्सेज को ज़ाया मत करो, तुम उसे हर रोज चेकअप के लिए लेकर आ जाते हो। वो जो भी दिखावा करती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है वो सब कुछ फेक है, तुम इन रिपोर्ट्स को ही देख लो। ये फिर उन्हीं रिपोर्ट्स को ले जाकर रूरू को दिखाते हुए कहता है कि इन रिपोर्ट्स को देखो, तुम अब तक मुझसे झूठ बोलती आ रही हो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। खैर बातों ही बातों में वो ये बात समझ गया था कि बाय शुआन और इसके दरमियान जो भी दरार पड़ी उसमें रूरू का बराबर हाथ है। रूरू को इस सब के लिए ब्लेम करता है। रूरू आगे से कहती है कि देखा तुम मुझे इसके लिए ब्लेम मत करो, जब भी मैं तुम्हें कॉल करती थी तुम कुत्ते की तरह मेरे पीछे भाग कर आ जाते थे। इस बात को लेकर तो मिंग शुआन को इतना गुस्सा आया था कि वो उसको गर्दन से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तुमने सब कुछ मेरे लिए बर्बाद कर दिया। खैर फिर इसी के साथ ही रिलैक्स होते हुए उसे यही कहता है कि अब से तुम मुझे दिखाई मत देना, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की कोई परवाह नहीं है। फिर वो तेजी से भागकर बाय शुआन के पास जाता है और उसे कहता है मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, ये सब कुछ रू की वजह से हुआ था, अब तो मुझे माफ कर दो ना। वो दोनों तो बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से रू नाइफ लेकर आ जाती है और वो ये कहते हैं कि बादशाह ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। वो जैसे अटैक करने वाली थी और ये बात है जैसे ही मिंग शुआन को पता चलती है तो वो बादशाह के पीछे छुप जाता है। लेकिन बादशाह को बचाने के लिए उसका हस्बैंड गू चैंग आगे आ गया था और उसकी वजह से इंजर्ड भी हो जाता है कि तभी इतने में ऊपर से एक गार्ड भी आ जाता है और उस रू को पकड़कर वहां से चला गया था। तो उसके जाने के बाद ही फिर बाई शुआन कहते हैं कि मिंग शुआन तुमने देखा मेरे ऊपर अटैक होने वाला था तो मुझे बचाने की बजाय खुद ही छुपने का फैसला किया और मुझे आगे कर दिया। और वो से यही कहती है कि देखा जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा पड़ा तुमने मुझे ही आगे कर दिया और तुम खुद उसके पीछे छुप गए। तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया बल्कि तुमने खुद से प्यार किया। ये तो फिर गू चैंग के साथ वहां से चली गई थी, जबकि पीछे से मिंग शुआन अब अपने पाँव के बल बैठा था, वो काफी ज्यादा टूट चुका था। घर जाने के बाद ही फिर बाई शुआन उसे कहती है कि मुझे बताओ तुम मेरे साथ शादी के लिए क्यों रेडी हो गए। तो आगे से वो उसे बताता है क्योंकि मुझे स्कूल में ही तुमसे प्यार था, तो अब मुझे मौका मिला तो मैं भला इसे कैसे जाने देता। और तभी इसी दौरान ही फिर वो उसे बता देता कि उस दिन स्कूल में जो आग लगी थी और तुम्हारी जान जिसने बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और वो उसे ये भी बताता है कि घर में इमरजेंसी थी तो इसलिए मैं घर चला गया और अपने दोस्त को कहा कि वो हॉस्पिटल में तुम्हारा ख्याल रखे। और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि तुम दोनों की दोस्ती काफी बढ़ चुकी थी, तो इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करने का ना सोचा। तो अब ये सब कुछ सुनने के साथ ही भाई शुआन को पता चल गया था कि असल में वो यही था जिसने उस दिन उसकी जान बचाई थी। और ये इतने सालों से गलत फहमी में थी, इस बात को याद करके काफी इमोशनल हो जाती है। तो गूचेंग उसे कहता है कि तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, अब मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ हूं ना, तो तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। इसी के साथ ही फिर वो उसे हक करता है जिससे वो खुश हो जाती है और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है।